नमस्कार प्यारे साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप कैसे 6 महीने में जेआरएफ की परीक्षा पास कर सकते हैं। देखिए, हर साल लाखों छात्र जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 का ही जेआरएफ होता है। अधिकांश छात्र इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फेल होने का क्या मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट कम है? नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बात इंटेलिजेंसी की नहीं है, बल्कि बात है एक उपयुक्त रणनीति के अभाव की। देखिए, आप कभी भी कोई बड़ी लड़ाई एक दिन में या एक महीने में नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बहुत चाहिए होती है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसकी स्ट्रेटेजी बहुत पहले से बन रही थी। हमको लगता है कि वो 10 दिन में, ऐसा नहीं। उनके पास हमेशा प्री प्लान होते हैं। ये परिस्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे। तो आज हम उसी स्ट्रेटेजी की बात करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी आपको जेआरएफ कराएगी। देखिए, आप यदि मेरी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आपका उद्देश्य लाखों रुपए की फेलोशिप लेना है, जिसका प्रयोग आप आईएएस की परीक्षा के लिए कर सकते हैं या यूपीएससी की परीक्षा के लिए कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कुछ बहुत सीक्रेट चीजें हैं, जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सीक्रेट इतनी भी नहीं है, लेकिन वो हमको पता नहीं होती कि हमको करनी कैसे है। यदि हम इस तरह से पढ़ें और परीक्षा को दें, तो निश्चित रूप से हमारी जेआरएफ हो जाएगी पहले अटेम्प्ट में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जून 2012 में मैंने पहली बार नेट जेआरएफ का पेपर दिया था और मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हुई थी। उससे पहले मैंने कभी नेट का पेपर नहीं दिया था। और वही चीज जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई की है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट चीज जो आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा हर परीक्षा के लिए कहता हूं, कि इतिहास को आप तथ्यों के रूप में ना देखें। यदि आपने इतिहास को तथ्यों के रूप में देख लिया, तो इतिहास आपकी पकड़ से बाहर हो जाएगा। और आप नेट जेआरएफ का पेपर देखते हैं, आप देख सकते हैं कि उसका लेवल कितना हाई होता है। कई बार वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को भी बीट कर देता है। ऐसे पेपर को केवल तथ्य के आधार पर आप जीतने का प्रयास करेंगे तो असफल हो जाएंगे। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, इतिहास के मर्म को नहीं समझेंगे, तो आप इतिहास को भी नहीं समझ सकते। पहली बात कि आपको तथ्य के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी उतनी ही पकड़ बनानी पड़ेगी, यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकालनी है। दूसरी बड़ी बात, देखिए, मैं कोई आज नोट्स की बात नहीं करूंगा, किसी भी अपने 360 कार्यक्रम की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि कौन सी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जिनको विद्यार्थी को इस परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। बात आती है कि हमारी 10 यूनिट में बटा हुआ है नेट जेआरएफ का सिलेबस हिस्ट्री के लिए, जिसमें 3-3 यूनिट जो है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया की, और 10th यूनिट जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड की है। यदि आप तीनों पार्ट्स के लिए 3 बुक पढ़ते हो, जैसे कि एंशिएंट इंडिया के लिए आज की तारीख में जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो है उपिंदर सिंह की बुक। बहुत टफ बुक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बुक पर अब महारत हासिल कर ली, वो समझो प्राचीन भारत के बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो बहुत अनोखे क्वेश्चन हैं, वो वहां से सही होते हैं। बात आती है मिडाइवल इंडिया की। मिडाइवल इंडिया में विपिन चंद्र, सतीश चंद्र और हरीशचंद्र वर्मा, दो आपके सामने ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन को अपना सकते हैं। तीसरा नंबर आ रहा है मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया में यशपाल ग्रोवर 20-25 साल निकलने जाने के बाद भी आज भी नंबर 1 बुक बनी हुई है, और आगे भी मुझे लगता है वो बनी रहेगी। हालांकि वो सारे सिलेबस को कवर नहीं करती, लेकिन फिर भी यदि एक बुक की बात की जाए जो पढ़नी चाहिए, तो आप यशपाल ग्रोवर की बुक पढ़ सकते हैं। यदि आप 3 इन बेसिक बुक्स का अध्ययन करते हैं और उसके साथ जो भी नोट्स आप यूज कर सकते हैं, यदि वो कर सकते हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात, कि हम जब नेट जेआरएफ का पेपर देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे केंद्रित होकर रह जाता है, हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं।
और पेपर जो फर्स्ट है ना उसको भूल जाते हैं। देखिए, आप यदि पेपर फर्स्ट में कमजोर है ना, तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी हर बार नेट तो निकलेगी, जीआरएफ नहीं होगी। और उस पेपर में महारत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हिस्ट्री में है। यदि आप 10 घंटे का एक एवरेज टाइम निकालते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान और मात्र 1.5 घंटा आप फर्स्ट पेपर को दे देते हैं, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपकी जीआरएफ नहीं होगी। प्रॉब्लम ये आती है कि हम सोचते हैं यार ये तो छोटे अंक का है, कम का है, लास्ट में पढ़ लेंगे। तो लास्ट में पकड़ नहीं आ पाती। यदि आज से ही रोज 1.5 घंटा देने शुरू करेंगे तो लास्ट में पकड़ आ जाएगी। चौथी सीक्रेट बात, जो 10th यूनिट है उसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो 9 पार्ट हैं, यहां से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहीं से हो जाएगी जीआरएफ। तो जीआरएफ के लिए एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है लास्ट में आके, क्योंकि लाखों में से कुछ 100 की जीआरएफ होनी है। नेट तो हजारों लोगों की होती है, लेकिन जेआरएफ कुछ 100 बच्चों की होती है पूरे इंडिया में। आपको 10th यूनिट पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना शुरुआत की 9th यूनिट पे देना है। और इसके लिए एक अमोघास्त्र बुक है जो मैं हमेशा पढ़ता हूं, और उसके साथ दूसरी बात वो है ई श्रीधरन की बुक इतिहास दर्शन। प्रॉब्लम बस ये है कि इस बुक की लैंग्वेज बहुत टफ है। ये बुक इंग्लिश मीडियम की है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि आज इस बुक को आप 2 बार 3 बार दोहराते हो, तो ये बुक आपके माइंड में ऐसी बैठ जाएगी कि जो दर्शन वाला टॉप है वो 10 क्वेश्चन ही, इतिहास दर्शन के केवल 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन वो मेरिट को डिसाइड कर देते हैं। वो ये डिसाइड कर देते हैं कि आपकी जीआरएफ होगी या नहीं होगी। यदि आप यहां अच्छा कर गए तो आपकी जीआरएफ कंफर्म हो जाएगी। पांचवी बात, टेस्ट सीरीज। देखिए, हम टेस्ट सीरीज खूब दबा के देते हैं, और कोई टेस्ट सीरीज है जैसे छोड़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि टेस्ट सीरीज देने का एक बहुत ही एक सही उद्देश्य भी होता है, और उसका विश्लेषण करने का भी तरीका होता है। हम जा रहे हैं लगातार टेस्ट पे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, लेकिन कभी टेस्ट सीरीज का विश्लेषण नहीं कर रहे कि हम ये टेस्ट सीरीज में करके आ रहे हैं तो कितना गलत करके आ रहे हैं, कितना सही करके आ रहे हैं। हम एंशियंट में ज्यादा क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं कि मॉडर्न में ज्यादा गलत करके आ रहे हैं। जब तक आप इस तरह से अपना विश्लेषण नहीं करोगे, ये विश्लेषण आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप अपने टेस्ट सीरीज के आंसर को देखो, मैं गलतियां कहां ज्यादा कर रहा हूं, एंशियंट में कर रहा हूं, मिडाइवल में कर रहा हूं, मॉडर्न में कर रहा हूं। जो क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो उसका नोट्स बनाओ कि ये गलत हो गया, और एक बार जो गलत हो गया और आपने उसको पढ़ लिया तो वो दोबारा कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो ये टेस्ट सीरीज देने का सबसे सही तरीका होता है और विश्लेषण करने का तरीका होता है। फिर बात आती है पीवाईक्यूज की। हम सबके पास पीवाईक्यूज का ढेर लगा हुआ है, नेट जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये वो, लेकिन कभी भी हम ये विश्लेषण नहीं करते कि पेपर कैसे बाहर आए और कैसे चेंज हो रहा है। आप पुराने पेपर को इस दृष्टिकोण से देखिए कि इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन कितने हैं, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन कितने हैं, काल क्रमानुसार वाले क्वेश्चन कितने, और बुक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं। क्योंकि जो बुक्स के क्वेश्चन नेट जीआरएफ में आते हैं वैसे क्वेश्चन किसी भी भारत की परीक्षा में कहीं भी नहीं आते, ना असिस्टेंट प्रोफेसर में आते, किसी स्टेट में, ना स्कूल लेक्चरर में आते। उसका लेवल बहुत हाई है। तो आपको एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी बुकों की, कम से कम 200 बुकों की, जो यूनिक बुकें होती हैं। अगर उनमें से 2 बुकें भी फंस गई तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लोगों के गलत जाते हैं, क्योंकि बुकें बहुत टफ पूछते हैं, और कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं बुक्स से। एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा रिसर्च में से, एक एंशिएंट में से आएगा, एक मॉडर्न में से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। वो लगभग लोगों के गलत होते हैं, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है बुकों को। आप ये छोटी छोटी चीजें जब पकड़ लेते हो, यार ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन 3 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी के गलत हो रहे हैं, यदि मैंने सही कर दिया तो मेरी जेआरएफ हो जाएगी। आप जब इन चीजों को नजर आउट करने लग जाते हो, छोटी चीज को पकड़ लेते हो पहली बार, क्योंकि कालक्रम के क्वेश्चन बहुत आते हैं नेट जेआरएफ में, जो किसी भी परीक्षा की तुलना में सबसे ज्यादा आते हैं। इसलिए जब मैं हिस्ट्री 360 पढ़ाता हूं तो कालक्रम पे सबसे ज्यादा बल देता हूं, क्रोनोलॉजी पे, कौन पहले कौन बाद में, कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, उत्तर में कौन है दक्षिण में कौन है। जब आप इस तरह से अपना अध्ययन करने लगते हो तो आप सफलता के पास होने लग जाते हो।
तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझने की हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तैयारी जो है वो आज से ही करनी चाहिए, कल कभी नहीं आता। आप हमेशा कई बार ये कहते हैं यार कल से तैयारी शुरू करूंगा, मैं कल से चाय पीना छोड़ दूंगा, मैं कल से गुरुजी की बात रोज मानूंगा, पापा मम्मी का कहना जरूर मानूंगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल 1 घंटा करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता, ना कभी आएगा। जो करना है वो आज से ही करना है, अभी से करना है, कभी नहीं आया। और जो आज से शुरू कर देता है वो होता है कछुआ, वो धीरे धीरे चलता रहता है और अंततः अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो कहता है ना मैं कल चलूंगा, जो कल चलने वाला होता है अपनी शुरुआत 10 दिन बाद करता है और खरगोश की तरह दौड़ता है और फिर लास्ट में आके सो जाता है थक के। क्योंकि आप जब 6 महीने की चीज 3 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो थकावट आएगी, ना वो पढ़ा जाएगा, ना उसकी समझ विकसित होगी और वो मामला खराब हो जाएगा। तो ये कुछ सीक्रेट बातें हैं जो मैंने अपनी हमेशा परीक्षाओं में अप्लाई की और भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं हर ऐसी परीक्षा जो एमसीक्यू बेस्ड थी कभी फेल नहीं हुआ। तो ये एक आपके लिए बात है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप मुझे एक जरूर कमेंट करके बताइए कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में से या रिसर्च के पेपर में से आपका सबसे वीक पोर्शन कौन सा है और फिर उसके लिए क्या उपयुक्त रणनीति हो सकती है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको हेल्प हो सके आपके सबसे वीक पोर्शन के संदर्भ में। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका बहुत बहुत आभार देता हूं। धन्यवाद।